Hello, students of MSc Final. Here I am Dr. Raksha Mishra. Today we'll discuss the topic desert ecosystem in this lecture. First, we'll discuss about the introduction of the desert ecosystem. Then we'll discuss about the abiotic factors and the biotic factors of the ecosystem. तो जो इकोसिस्टम है इसको अगर हम देखें तो इकोसिस्टम लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के और एनवायरनमेंट के बीच में एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सिस्टम है। मीन्स बायोटिक एबायोटिक मीन्स सारे जितने भी ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स यूडेफिक फैक्टर्स सब एबायोटिक होते हैं और बायोटिक फैक्टर्स जैसे कि प्लांट्स एनिमल्स हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स ये सब जो होते हैं ये बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। इनके बीच में इन ऑर्गेनिजम्स के बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में जो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सिस्टम होता है उसे इकोसिस्टम कहा जाता है। इकोसिस्टम एक नेचुरल कम्युनिटी है। वहाँ लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक सेपरेशन नहीं किया जा इन दोनों को आपस में सेपरेट नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन भी करते हैं एक दूसरे के बिना। अब जैसे ऑटोट्रॉप्स हैं ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं। वो देखिए एबायोटिक फैक्टर क्या है, सॉइल, बिना सॉइल के वो रह नहीं सकते, बिना रेनफॉल के रह नहीं सकते, बिना टेम्परेचर के नहीं रह सकते, तो मतलब रह नहीं सकते मीन्स डेवलप ही नहीं हो सकते हैं। तो ये एक दूसरे के इंटर रिलेटेड है। इकोसिस्टम टर्म सबसे पहले 1935 में टेंसलर ने दी थी और इन्होंने बताया कि इकोसिस्टम जो है वो एक फंक्शनल यूनिट है। यहाँ ऑर्गेनिजम्स के ऑब्लिगेटरी इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप को शो करता है। सभी इकोसिस्टम का एक यूनिवर्सल करेक्टर होता है। ये एक बहुत कॉमन फीचर होता है इन सब का कि इसमें जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं और हेटेरोट्रॉप्स के बीच में एक इंट्रैक्शन पाई जाती है ना। ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो जो ऑटोट्रॉप्स मीन्स प्लांट्स वो लाइट की जो एनर्जी होती है उस एनर्जी की हेल्प से वो क्या करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल देते हैं। और जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं हेटेरोट्रॉप्स में क्या होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको सिंपल कंपाउंड्स में चेंज हो जाते हैं और एनर्जी रिलीज हो जाती है। मीन्स ऑटोट्रॉप्स एनर्जी सन एनर्जी लेकर के और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं और हेटेरोट्रॉप्स उसको कंज्यूम करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगेन दे मेक देम सिंपल कंपाउंड्स एंड द एनर्जी इज रिलीज्ड। सो डेजर्ट जो होता है टोटल जो डेजर्ट है उसका टोटल लैंड लगभग 70% पाया गया है इसके अंदर। और डेजर्ट में जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत अधिक वेरी करता है। स्पीसीज की जो कॉम्पोजिशन होती है वो बहुत वेरी करती है। ये कॉम्पोजिशन डेजर्ट में या तो वाटर की कमी के कारण अथवा टेम्परेचर की बहुत अधिक कमी या अधिकता के कारण होता है। यहाँ वेजिटेशन बहुत कम या बहुत ही अडेप्टेड मिलती है। अडेप्टेड मीन्स अगर वेजिटेशन होती है तो यहाँ क्योंकि एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर होते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। जैसे ये क्लाइमेट है तो बहुत ज़्यादा है 45 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पाया जाता है मई जून के अंदर। और रेनफॉल है तो बहुत लिटिल रेनफॉल है। रेनफॉल जो पाई जाती है वो लगभग कोई मुश्किल से अगर हम देखें रेनफॉल को तो 25 सेंटीमीटर पाई जाती है। और ये जो मॉनसून आता है ये जुलाई और अक्टूबर के बीच में आता है और इसी में टोटल ओवरऑल जो है 25 सेंटीमीटर रेनफॉल हो जाती है। अब इतनी सी रेनफॉल मीन्स इतना सा पानी मिला और जो पीरियड ऑफ जो एक्सट्रीम टेम्परेचर का है वो होता है मार्च से जून तक का जो 45 डिग्री से 50 डिग्री तक का होता है। इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। अब ऐसी हालत में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्लांट्स जो है वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं कुछ जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस से सॉरी फिजिकल चेंजेस से। अब नॉट ओनली द वेजिटेशन बट ऑल्सो एनिमल्स आर फाउंड वेरी अडेप्टेड। यहाँ के जो जानवर होते हैं ना वो भी अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंगली। जैसे कि यहाँ की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग वो भी अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम जो है वो एक स्पेशल इंटरेस्ट का एरिया है क्योंकि ये बहुत अधिक विस्तृत और कई देशों में फैला हुआ है। इसलिए ये एक बहुत जो है मानव की उत्सुकता की प्रॉब्लम है। उसको सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक स्टडी की इसमें बहुत आवश्यकता है साइंटिफिक स्टडी करने की। इसकी जो
जो इसके अंदर प्रॉब्लम्स है उनको कैसे ओवरकम किया जाए। तो इंडिया में एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स हैं। सबसे पहले कॉपन ने वर्ल्ड का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया था। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन इंडिया के डेजर्ट का अधिकांश भाग कवर करते हैं। जो डेजर्ट है इंडिया के अंदर, जो डेजर्ट है वो थार डेजर्ट कहलाता है। और ये थार डेजर्ट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। और इसमें भी हम देखते हैं, अगर आपने मैप देखा होगा तो आप देखेंगे नॉर्थ वेस्टर्न साइड के अंदर राजस्थान सिचुएटेड है। और ये राजस्थान जो है इसके बीच में से अरावली रेंजेस जा रही हैं हिमालयस की। ये जो अरावली है, इस अरावली के भी वेस्टर्न पार्ट का जो रीजन है राजस्थान का, इससे अरावली से राजस्थान दो भाग में डिवाइड हो जाता है, राजस्थान स्टेट जिस, और जो वेस्टर्न साइड में है अरावली के वो एरिड रीजन कहलाता है। एंड वही डेजर्ट भी है। और एरिड रीजन का मतलब होता है कि जहाँ टेम्परेचर 45 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो, वेरी स्किंटी रेनफॉल हो एंड वाटर की स्कैसिटी हो। अब इन तीन सब फैक्टर्स के कारण क्या होता है, ये सब इफेक्ट करती हैं वेजिटेशन पे भी। तो वेजिटेशन भी बहुत स्कैर्स पाई जाती है। जो इंडियन डेजर्ट है वो 24 डिग्री से 35 इंच नॉर्थ से 30 डिग्री टू 10 इंच नॉर्थ लैटिट्यूड और 65 डिग्री 30 इंच से ईस्ट टू 76 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड के मध्य फैला हुआ है। ये नॉर्थ वेस्ट इंडियन डेजर्ट 640 किलोमीटर्स नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट तक फैला हुआ है। इसकी जो चौड़ाई है वेस्ट टू ईस्ट मीन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जो है वो 300 किलोमीटर्स है। तो इस प्रकार अगर इंडियन डेजर्ट का हम पूरा एरिया देखें तो वो लगभग 2,15,460 किलोमीटर स्क्वायर है। और जो डेजर्ट, अब हम जो है डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में जानना चाहेंगे। ये सब मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था आपको डेजर्ट के बारे में, डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में भी। अब डेजर्ट इकोसिस्टम अगर हम देखें तो डेजर्ट इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स पर अभी कम कार्य हुआ है। स्वरूप और भंडारी ने इंडियन डेजर्ट इकोसिस्टम में प्लांट स्पीसीज और उसके एस्टेब्लिशमेंट की स्टडी की थी। अब हम डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में अगर बात करते हैं तो डेजर्ट इकोसिस्टम में हम एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में जानेंगे पहले, फिर हम बायोटिक फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। अगर हम एबायोटिक फैक्टर्स लेते हैं तो सबसे पहले इडिपिक फैक्टर्स। इडिपिक फैक्टर्स मीन्स जो सॉइल के बारे में होता है। इडिपिक सॉइल कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कैसी होती है डेजर्ट में। तो सॉइल टाइप जो होती है वो होती है सैंडी सॉइल। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है इनकी। और जो न्यूट्रिशन होता है वो बहुत लेसर होता है। वो इसलिए लेसर होता है क्योंकि वेजिटेशन बहुत कम होती है। तो इस कम वेजिटेशन के कारण, वेजिटेशन से क्या होता है, प्लांट्स होते हैं अपने रूट से इसको सॉइल को होल्ड करे रखते हैं एक जगह पे। तो जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाती। अब क्योंकि वेजिटेशन बहुत कम है और विंड्स बहुत तेज ब्लो करती हैं, तो ये विंड क्या करती है, ऊपर की जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, जो बहुत न्यूट्रिएंट्स, जिसमें बहुत मैक्सिमम न्यूट्रिएंट होता है और मिनरल्स होते हैं, वो सब उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। और वो जो एरिया है जहां से विंड उस सॉइल को, टॉप सॉइल को जो उड़ा कर ले गई है, वो बिल्कुल वहां बिल्कुल लेस न्यूट्रिएंट हो जाता है। या ये कहिए कि वो बिल्कुल बंजर बंजर भूमि हो जाती है। और सॉइल चेंजेबल विद टाइम टू, और इस तरह से सॉइल जो है वहाँ की चेंज होती रहती है। ये नहीं कि एक जगह अगर अच्छी तो हमेशा से ही अच्छी रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ के सॉइल के अंदर बहुत कम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ड्यूज पाए जाते हैं यहाँ पे बड़े बड़े, क्योंकि यहाँ जब विंड ब्लो करती है तो जो है एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी जब लेके जाती है तो वो मिट्टी एक जगह ठहर जाती है किसी ऑब्स्टेकल के कारण। अब क्योंकि वो ठहर गई तो वहां ऊंचाई आ गई है। अब वापस जब विंड ब्लो करेगी तो फिर उधर मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी, फिर वो इकट्ठी होती चली जाती है। अब उस इकट्ठी मिट्टी जो इकट्ठी होने के कारण वो थोड़ा ऊंची हो जाती है, जिन्हें ड्यूज कहा जाता है। ड्यूज भी स्टेबल और नॉन स्टेबल दोनों तरह की होती हैं। ये डिपेंड करता है कि वहाँ एरिया क्या है, किस टाइप का है। तो अगर हम सैंड ड्यून्स का बारे में पढ़ें तो सैंड ड्यून्स का टेम्परेचर सरफेस बहुत बहुत ज्यादा होता है। सनरेज सैंडी पार्टिकल्स की डीप लेयर तक नहीं पहुंच पाती हैं,
इसलिए सरफेस लेयर का टेम्परेचर ज्यादा व डीप लेयर का टेम्परेचर कम होता है। सरफेस लेयर का टेम्परेचर समर में 80 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है और डीप लेयर का टेम्परेचर 30 टू 40 के मध्य होता है। तो इससे क्या होता है, ये जो ड्यून्स होती हैं इनके अंदर थोड़ा खोद करके जानवर इनके बीच में बैठना पसंद करते हैं, वहाँ के एनिमल्स जो हैं, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए तो वो उनको जो है टेम्परेचर से, तेज गर्मी उससे निजात मिल जाती है, हॉट वेव से निजात मिल जाती है। अगर हम सॉइल कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो ये तो मैंने आपको सैंड ड्यून्स के बारे में बताया कि इडर्फिक फैक्टर में सैंड ड्यून्स भी बहुत जो है डेजर्ट में सैंड ड्यून्स भी बहुत पाए जाते हैं। और अगर हम सॉइल कॉम्पोजिशन की बात करें तो जो डेजर्टिक सॉइल होती है उसके अंदर सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। ये लगभग सभी डेजर्ट में सलाइन सॉइल पाई जाती है ना। और बहुत ही ड्राईलैंड का ये एक बहुत बड़ा करेक्टरिस्टिक फीचर भी है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो है ये भी बहुत ज़्यादा, और बाइकार्बोनेट्स, इनके बाइकार्बोनेट्स सॉइल में बहुत एकत्रित होते हैं और बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसमें पाए जाने वाले जो प्रमुख प्लांट स्पीसीज हैं वो है साल्वाडोरा परसिका, अकेशिया निलोटिका, और ये तो मैंने दो चार नाम लिए हैं, और भी बहुत हैं, अकेशिया की बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं। तो वेजिटेशन के बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी तो मैं सॉइल कॉम्पोजिशन के बारे में बताई, उसके दो चार प्लांट्स के नाम एग्जाम्पल के लिए बताए मैंने आपको। और जो कोस्ट लैंड होती है वो 94 टू 95% पाई जाती है, और जो क्ले सॉइल होती है वो 2 टू 2.5% पाई जाती है। जो फाइन सॉइल होती है वो 1 टू 1.5, और सिल्ट 1.5 टू 2% पाई जाती है। और हम नेक्स्ट ले रहे हैं क्लाइमेटिक। अगर हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में देखें तो डेजर्ट में क्लाइमेट मॉनसूनल है और पूरे ईयर को 4 सीजन्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं इसमें। एक तो समर सीजन है जो मिड मार्च से मिड जून तक रहता है, और रेनी सीजन जो होता है वो मानसून होता है जो कि मिड जून से मिड सितंबर तक रहता है, और पोस्ट मानसून सीजन जो होता है वो होता है मिड अक्टूबर टू मिड नवंबर, और विंटर सीजन फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर, और आगे भी थोड़ा बहुत जनवरी तक चलता है। राजस्थान के डेजर्ट्स में क्लाइमेटिक करेक्टर्स बहुत पाए जाते हैं, जैसे रेनफॉल। अब रेनफॉल अगर हम लेते हैं इसमें तो रेनफॉल बहुत कम होती है, और विंटर में एनुअल रेनफॉल नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट्स में 150 मिलीमीटर से भी कम होती है, जबकि ईस्टर्न डेजर्ट में हाईएस्ट 430 मिलीमीटर तक हो जाती है। और इसका रीजन ये है कि यहाँ लो रेनफॉल का सबसे मेन जो रीजन वो अरावली माउंटेन की चेन है। डेजर्ट में वाटर का जो पानी का जो मेन सोर्स है वो रेनफॉल ही है। समय के साथ इसकी अमाउंट में भी चेंज आता रहता है। तो आजकल जैसे राजस्थान कैनाल है, आईजीएनपी के नाम से जानी जाती है, इसका जो प्रोग्राम है वो डेजर्ट के लोगों के लिए बहुत सहायक हो गया है, और ये डेजर्ट के 5 मिलियन एरिया को जो है पानी देता है। तो ये तो मतलब टोटली रेनफॉल पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि रेनफॉल तो बहुत स्कैंटी होती है, और आईजीएनपी के कारण यहाँ पे पानी का बहुत फर्क पड़ा है। अगर लाइट हम देखें, लाइट के बारे में अगर हम पढ़ें लाइट फैक्टर के लिए, तो हम देखेंगे कि डेजर्ट सोलर रेडिएशन का लगभग 90% रिसीव करते हैं, जो कि ग्राउंड और लोअर एरिया को सबसे ज्यादा गर्म कर देता है, और सिर्फ जो है 10% पार्ट ही वापस एनवायरनमेंट में जाता है। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए इस हीट का सिर्फ नाम मात्र का भाग ही चाहिए होता है। तो अब क्योंकि इतना ज्यादा हाई लाइट है, इतनी ज्यादा हाई टेम्परेचर है, इसलिए यहाँ की जो वेजिटेशन है वो अपने आप को इसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर लेती है सरवाइव करने के लिए लाइट को। और विंड्स अगर हम देखें तो डेजर्ट में आंधी तूफान बहुत कॉमन है, और वेजिटेशन रहित लैंड के कारण सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो विंड के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसफर हो जाते हैं, वो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। सैंडस्टॉर्म्स बहुत ज्यादा जो है क्लाउड्स के रूप में आते हैं, खूब भयंकर आंधी उठती है, और कई कई बार तो ये हालत हो जाती है कि पूरा इतनी मिट्टी हो जाती है पूरे आसमान में कि पूरा आसमान भी एक बार ऐसा लगता है जैसे रात हो गई हो, काला हो जाता है। प्लांट्स पर विंड के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के प्रभाव पड़ते हैं।
डायरेक्ट इफेक्ट में मैकेनिकल शॉक्स एंड ब्रांचेस का टूटना प्रमुख है, और जबकि इनडायरेक्ट इफेक्ट में अगर हम देखें तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जैसे ट्रांसपिरेशन रेट का कम या अधिक होना प्रमुख है। तो ये विंड के जो है विंड के इफेक्ट्स हैं और विंड के बारे में बताया। अब हम अगर टेम्परेचर के बारे में देखें तो सैंड ड्यून्स की सरफेस पर टेम्परेचर हाई और डीप लेयर में लो होता है, और सैंड के लार्ज पार्टिकल्स हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं। सरफेस पर टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड और लेयर में 3 to 40 डिग्री पाया जाता है। तो टेम्परेचर बहुत हायर होता है इसके अंदर, और इस हायर टेम्परेचर के कारण भी जो विंड ब्लो करती है वो बहुत हॉट हो जाती है, तो और स्टॉर्म सहित हो जाती है, क्योंकि बैरन लैंड्स होते हैं वेजिटेशन कम होने के कारण, इसलिए जो है डस्ट स्टॉर्म्स खूब पाए जाते हैं, खूब अपीयर होते हैं। और अगर हम ह्यूमिडिटी के बारे में देखें तो ह्यूमिडिटी बहुत लो होती है, मेनली रेनी सीजन में ही होती है ह्यूमिडिटी, बाकी तो पूरा ड्राई कंडीशन होता है, बिल्कुल ड्राई होता है डेजर्ट के अंदर। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डेजर्ट एंड इट्स एबायोटिक फैक्टर्स. Now we'll discuss about the biotic factors in the next lecture. Thank you.